नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में और फिर प्रैक्टिस करेंगे सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, उसके अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, एक बाण सुना होगा जिसका नाम होता है ब्रह्मास्त्र। आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में जरूर सुना होगा। ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति ऐसा है, सारी लड़ाई एक तरफ, और जब वो हारने लगेगा तो वो अपने तरकश में से ब्रह्मास्त्र निकालेगा और जीत जाएगा और लड़ाई को वहीं समाप्त कर देगा, दुश्मन को वहीं समाप्त कर देगा। मतलब बड़ी छोटी सी बात है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक आदमी के पास ब्रह्मास्त्र है। वो आदमी जब भी लड़ाई हारने लगेगा तो वो क्या करेगा, अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगा और उसको इस तरीके से यूज करेगा कि सामने वाला आदमी खत्म भी हो जाएगा और वो लड़ाई एकदम से जीत भी जाएगा। ऐसे व्यक्ति से क्या आप कभी भी लड़ाई करने का सोच सकते हो? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करने का सोच सकते हो? इसका जवाब है नहीं। आप ऐसे व्यक्ति से लड़ाई नहीं कर पाओगे। नो इसका जवाब है। इसी को कहते हैं डेटरेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डेटरेंस। भारत की, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का सबसे फंडामेंटल, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, 10 पॉइंट की है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी 10 पॉइंट की है। सबसे पहला पॉइंट है डेटरेंस। डेटरेंस का क्या मतलब? जो ब्रह्मास्त्र वाले व्यक्ति के सामने वाला जो है, वो उस व्यक्ति से कभी लड़ने नहीं आएगा जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, यानी कि डेटरेंस है। ब्रह्मास्त्र की दूसरी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जैसे ही आपने ब्रह्मास्त्र यूज किया तो सामने वाला चारों खाने चित। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मान लीजिए आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था कितने साल से? 5-6 साल से ये लड़ाई लगातार चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5-6 साल से चल रही थी। 1939 टू 1945 आ चुका था। जापान, जर्मनी, इटली का जो अलायंस था वो लगभग हार चुका था, लेकिन जापान लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा था। क्या किया? 6 अगस्त को यूएस ने एक बॉम्ब गिराया। किस पे? हिरोशिमा पे। जापान फिर भी पीछे नहीं हटा और 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया नागासाकी पे। और फटाफट जापान ने कहा कि सरेंडर, जैसे पुराने टाइम में ब्रह्मास्त्र के टाइम पे होता था। सामने वाले ने इमीडिएटली क्या बोला? सरेंडर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रह्मास्त्र है ये बहुत ताकतवर चीज है। वो जो ब्रह्मास्त्र जापान के खिलाफ छोड़ा गया था उसको बोलते हैं एटॉमिक बॉम्ब, और उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब। उसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर बॉम्ब। अब देखो, समझना इस चीज को। एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि यूरेनियम 235। हम साइंस में नहीं जाएंगे, हम लोग साइंस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस होता है, आप ये मान लीजिए उसके अंदर एनर्जी भरी होती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, अगर आप इतना सा एक पत्थर ले लेंगे, इतना सा पत्थर, तो उसमें इतनी एनर्जी है जितना 2 ट्रक भर के कोयले में होती है। जितनी 2 ट्रक भर के कोयले में होती है, उतनी ताकत इस छोटे से पत्थर में होगी जो यूरेनियम 235 होगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है ना, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से होमी जहांगीर भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा ने नेहरू को समझाया था कि भाई, इतने से पत्थर में जो ताकत है वो 2 कोयले के ट्रक के बराबर है। तो इसीलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए। और नेहरू ने फिर बनाया था 1948 में
एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और जिसका चेयरमैन बनाया था होमी जहांगीर भाभा को। तो यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ताकतवर होती है। यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब दूसरी बात, इस एनर्जी को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना, आप बटन ऑन करते हैं तो बिजली आती है, लाइट जल जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट देती है, और ये हमारे फायदे की बात है। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी देती है। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ये बॉम्ब भी बना सकती है और ये एनर्जी भी दे सकती है। ये हमारे घर में जो बिजली आती है ये वो भी प्रोवाइड कर सकती है, और ये दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब भी बना सकती है, बम भी बना सकती है। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब क्या है, दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी की रेस शुरू हुई। न्यूक्लियर एनर्जी की रेस पूरी दुनिया में शुरू हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस का दबदबा हो गया। यूएसएसआर ने देखा कि यार ये तो बहुत पावरफुल हो गया, हमको भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। तो उन्होंने भी बना लिया। फ्रांस ने देखा कि यार बहुत ताकतवर हो गए हैं, फ्रांस ने भी बना लिया। यूके ने देखा कि यार बहुत ताकतवर हो गए हैं, यूके ने भी बना लिया। और चाइना ने देखा कि बहुत ताकतवर हो गए हैं, चाइना ने भी बना लिया। तो पांच कंट्रीज ने ये बॉम्ब बना लिया, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके और चाइना। आखिरी में बनाया चाइना ने। कब बनाया? 1964 में। तो इंडिया इंडिया के चाइना के साथ 1962 में लड़ाई हुई थी, इंडिया वर्सेस चाइना। तो इंडिया डर गया। इंडिया ने कहा कि यार ये चीज तो बहुत गलत है। नेहरू ने बोला कि यार ये चीज तो बहुत गलत है, आप लोग ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र बना रहे हो। अगर एक व्यक्ति जिसके पास ब्रह्मास्त्र है वो तो दुनिया पे दादागिरी करेगा, कोई उससे लड़ ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी उससे लड़ने की कोशिश करेगा, उसको पता है कि आखिरी के अंदर अगर मैं जीतने भी लगा तो ये ब्रह्मास्त्र यूज कर लेगा। तो ब्रह्मास्त्र से लड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। ब्रह्मास्त्र से लड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो सबके पास ब्रह्मास्त्र हो, दुनिया में 200 कंट्रीज हैं, या तो सबके पास ब्रह्मास्त्र हो, या फिर किसी के पास भी ब्रह्मास्त्र ना हो। और भारत ने इस चीज को बोला, भारत ने कहा इसको कहेंगे हम डिसआर्मामेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिसआर्मामेंट, कि किसी के पास भी ब्रह्मास्त्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि 200 देश अगर ब्रह्मास्त्र रख लेंगे अपने पास तो ये दुनिया बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। सोचो, एक ऐसा देश है, कोई छोटा सा देश है जिसके अंदर कोई जो राजा है, या कोई कोई राजा, कोई पागल सा राजा है, या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाता है जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी एक छोटे से देश का। तो वो कभी भी किसी के ऊपर भी लड़ाई के अंदर शुरुआती ब्रह्मास्त्र से कर सकता है। ब्रह्मास्त्र सबसे लास्ट में यूज करने वाली चीज है, बट वो शुरुआती इससे कर सकता है। तो दुनिया में ये आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो बहुत ही गलत है, ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसआर्मामेंट होना चाहिए, सॉरी, यानी क्या होना चाहिए? डिसआर्मामेंट ही हमारे पास इकलौता तरीका बचता है जिसके थ्रू हम दुनिया को बचा सकते हैं, ये भारत ने कहा। तो इसलिए भारत ने कहा कि आप अपने जो वेपन्स है इनको डिस्ट्रॉय कर दो, और एक ट्रीटी साइन करो, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक आप ट्रीटी साइन करो। कौन सी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा, इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये भी किसी के पास कोई इनको डेवलप ना कर सके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर सके, ये ऑब्जेक्टिव जो है होना चाहिए उस ट्रीटी का। इन सब ने कहा हाँ, बहुत बढ़िया, आपने ये बात कही, बहुत बढ़िया कही, हमारे मन की बात कह दी आपने। इन सब कंट्रीज ने भारत को बोला कि आपने हमारे मन की बात कह दी है, हम इसको करना चाहते हैं। और
1968 के अंदर ये लोग सच में एक ट्रीटी लेकर आए एनपीटी के नाम से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी लेकर आए? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे को सप्लाई करना, दूसरे से तीसरे को देना, प्रोलिफरेशन करना। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जिसके पास ये वेपन है वो किसी दूसरे को ये टेक्नोलॉजी, ये वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी का मटेरियल ये प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या करा, ये लेकर आए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कब लेकर आए? 1968 में। लेकिन जब इंडिया ने इसके प्रोविजंस पढ़े तो इंडिया वाले दंग रह गए। ये ट्रीटी बहुत खतरनाक थी। ये ट्रीटी ये कहती थी कि जिन 5 देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है वो इसको अनंत काल तक रख सकते हैं, वो इसको रख सकते हैं, और बाकी कोई देश इसको डेवलप नहीं कर सकता है। ऐसा और कोई देश नहीं होगा इन 5 के अलावा जो इस ब्रह्मास्त्र को एक्वायर कर सके। लेकिन ये 5 के पास जो ब्रह्मास्त्र है ये रहेगा, इन्हें इसे डिसआर्म करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस ट्रीटी को दुनिया के 190 देश साइन कर चुके हैं, जो ये बात मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे और इन 5 के पास रहने देंगे। लेकिन भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसने अप फ्रंट स्ट्रेट अवे मना कर दिया। आपने इसी चैप्टर में ये भी पढ़ा था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले चैप्टर और इस चैप्टर्स में पढ़ी है कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को बड़े ताकतवर तरीके से निभाया, प्रिंसिपल्ड अप्रोच रखी। प्रिंसिपल्ड अप्रोच का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण भारत का नजर आता है तो वो न्यूक्लियर पॉलिसी में नजर आता है, जहां इंडिया ने एक ऐसी ट्रीटी को सिरे से अ, दरकिनार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, जो बहुत ज्यादा पार्शल है, जिसको पूरी दुनिया एग्री कर चुकी है, 190 देश जिसको मान चुके हैं, लेकिन भारत ने इसको सिरे से नकार दिया कि ये बहुत ही बेकार ट्रीटी है। और भारत दुनिया के चंद चुनिंदा देशों में है जिसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया है। भारत का कहना है कि डिसआर्मामेंट की जो पॉलिसी है जब तक वो नहीं होगी तब तक इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। और आप बहुत इजीली देख सकते हो, इसमें कंट्री है यूएसएसआर यानी कि रशिया। रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर मान लो इस लड़ाई में कभी ऐसा हो कि यूक्रेन जीतने वाला हो तो क्या होगा? क्या रशिया वेपन यूज नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा? बिल्कुल यूज करेगा। तो इस वजह से इस लड़ाई का, ये जो लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन के आपस में, क्या इस लड़ाई के अंत का कोई मतलब है? नहीं। लड़ाई में केवल सीज फायर हो सकता है, लड़ाई का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत तो इसकी जीत से ही हो सकता है। ये हारेगा तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। कोई दिन ऐसा आएगा कि रशिया इसके एक शहर पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, हिरोशिमा की तरह, और 2 दिन बाद दूसरे शहर पे गिराएगा। कितने शहरों को बर्बाद होते हुए यूक्रेन देखेगा? और अंततः यूक्रेन जो है वो बैकआउट कर जाएगा, बैक ऑफ कर जाएगा और लड़ाई हार जाएगा। आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझ में आई, न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर बॉम्ब की पूरी पॉलिसी, मतलब अब अब यहाँ से हम लोग पॉलिसी की शुरुआत कर सकते हैं कि भारत ने क्या पॉलिसी रखी। आइए शुरू करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, सॉरी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो हमने अभी बात करी, ये है एनर्जी स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस की एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। कैन बी यूज टू मेक अ बॉम्ब और इलेक्ट्रिसिटी, और मेडिसिन में भी इसका यूज हो सकता है। मेडिसिन में कैसे यूज हो सकता है कि जो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस होता है वो लगातार रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस को यूज करके भी हम लोग मेडिसिन के, मेडिकल साइंस के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है कर सकते हैं। तो मेडिसन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो और बॉम्ब बनाने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो।
वर्ल्ड सॉ द पावर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर दुनिया ने इस ब्रह्मास्त्र का नजारा देख लिया है। दुनिया ये देख चुकी है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा शहर तबाह कर देता है। हिरोशिमा के अंदर जो इमीडिएट डेथ्स थी वो 70,000 के आसपास थी, और नागासाकी के अंदर जो डेथ्स हुई थी वो कम से कम 40,000 के आसपास थी। ये जो डेथ्स थी ये तो डायरेक्ट थी, और उसके कितने साल तक, कितने डेकेड्स तक उसके बाद भी उसका जो रेपरकशंस है, जो फील हुआ, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हिरोशिमा नागासाकी के जो शहर हैं वो पूरे तरीके से तबाह कर दिए थे उस टाइम पर। तो उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में आर्म्स रेस शुरू हो गई। पूरी दुनिया के अंदर आर्म्स रेस शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था सबसे पहले यूएस ने डेवलप करा, फिर यूएसएसआर ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने, सॉरी फिर यूके ने, और फिर चाइना ने। उसके बाद कुछ और देश भी हैं ऐसे जो इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है? कौन कौन से हैं? इंडिया। अब क्योंकि इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी ऐसा है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है। इजराइल ने भी एनपीटी को साइन नहीं किया है, इजराइल। और एक देश ऐसा है जिसने एनपीटी को साइन किया था और बाद में विड्रॉ कर लिया। ये चार देश, तो आप याद रखिएगा कि कौन से ऐसे चार देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो वो ये चार देश हैं: इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। तो पूरी दुनिया के अंदर आर्म्स की जो रेस है वो शुरू हो जाती है। P5 कंट्रीज कहा जाता है इनको, परमानेंट 5 मेंबर्स कहा जाता है। ये जो 5 देश हमने गिनाए, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, चाइना, इनको P5 कहा जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं, परमानेंट 5, वो ये हैं मेंबर्स, वो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 1968 के अंदर एनपीटी आया। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, और इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा। इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रीटी है ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसको साइन बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया ने उसके बाद कहा कि हम अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, हम इंडिपेंडेंटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और हम अपना ही न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू करेंगे। हमें किसी से किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। नेहरू हैड फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मॉडर्न साइंस में हुआ करता था, और वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते थे। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे उन्होंने आईआईटीज को बनाया, और उन्होंने कई सारे डैम्स बनाए। और यहाँ पर भी उनका चाहे मन ये था कि दुनिया में डिसआर्मामेंट होना चाहिए, दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियर साइंस जो है, उसके जो पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स, उसकी तरफ हमारे को अग्रसर होना है। और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया 1948 के अंदर। मैंने आपको बताया एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टार्ट किया गया अंडर होमी जहांगीर भाभा। नेहरू वॉज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। नेहरू न्यूक्लियर एनर्जी के फेवर में थे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के पूरे तरीके से अगेंस्ट थे। नेहरू का मानना था कि अगर सब लोग ब्रह्मास्त्र बनाएंगे तो ये दुनिया बचेगी नहीं। कहीं ना कहीं नेहरू की सोच में महात्मा गांधी की सोच रिफ्लेक्ट होती थी। तो नेहरू भी ये कहते थे कि वेपन्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आप किसी दूसरे कंट्री को रोक तो नहीं सकते। तो अगर दूसरा कंट्री वेपन बना रहा है तो अपनी सेफ्टी के लिए फिर तो आपको वेपन्स बनाने पड़ेंगे। तो नेहरू फेवर्ड डिसआर्मामेंट, बट न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपेंडेड। नेहरू चाहते थे कि डिसआर्मामेंट हो, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज जो हैं वो बढ़ती चली गई दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा खतरा भारत को हुआ व्हेन चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1964 में।
तब भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हुआ, क्योंकि चाइना ने तो तब इंडिया पे अटैक कर दिया था जब न्यूक्लियर वेपन नहीं था चाइना के पास। अब तो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, और उसके बाद भी चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। सॉरी, जब उनके पास वेपन नहीं था तब उन्होंने अटैक कर दिया। अब तो न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली बड़े खतरे की घंटी थी, बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसे टाइम पे चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है। तो 1968 के अंदर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी, और इंडिया ने उसको खारिज कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिया ने उसको खारिज कर दिया। तो इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो कंडक्ट करे, उसका टेस्ट कंडक्ट करा 1974 में। अब यहाँ से एक और चीज आती है, भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट वन भारत ने किया था 1974 में। ये ये जो टेस्ट था, इसमें हमने कोई बम्ब बम्ब को फोड़ के नहीं देखा था, हमने केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने का एक दुनिया को बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बम्ब हम बाद में कभी भी बना सकते हैं। ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं था, ये केवल एक टेक्नोलॉजी का टेस्ट था, जिसको कहते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस किए थे भारत ने। किसके राज में? इंदिरा गांधी के राज में। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। और इन्होंने ये जो है कंडक्ट किया था टेस्ट पोखरन के अंदर। पोखरन कहाँ पर है? पोखरन है राजस्थान के अंदर, खाली इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है। वहां पर ये न्यूक्लियर टेस्ट करके देखा गया था। और दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट भी हमने हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने 1998 में। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये जो टेस्ट था ये भी पोखरन में हुआ था। दिस टेस्ट वाज आल्सो कंडक्टेड इन पोखरन। और ये वाला जो टेस्ट था, इसमें हम लोगों ने असल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। ये हमारा जो टेस्ट था ये न्यूक्लियर बॉम्ब का था। और जब हमने बॉम्ब बना लिया, तब हमने उसके बाद अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई। उसके बाद हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी रखी कि क्योंकि अब हम बॉम्ब बना चुके हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है वो 5 साल में 2003 के आसपास हम लोगों की पॉलिसी आई, जिसमें डिसआर्मामेंट के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें नो फर्स्ट यूज के बारे में लिखा हुआ था। ऐसी ऐसी तमाम बातें लिखी हुई थी। तो ये 2 टेस्ट, कभी क्वेश्चन आए कि भारत ने कितनी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है? 2 बार किया है। कब कब? 74 में और 1998 के अंदर। राइट। तो 1974 के अंदर इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस कंडक्ट किए थे। 1974 का जो समय था, जब इंडिया ने ये पीसफुल न्यूक्लियर वेपन्स को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट करके अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था, उस टाइम पर दुनिया में बड़ी दिक्कत चल रही थी। अरब इजराइल वॉर चल रहा था। अरब इजराइल वॉर चल रहा था, जिसके अंदर अरब कंट्रीज ने इजराइल को तो छोड़ो, कहीं ना कहीं यूएस को भी घुटनों पर ला दिया था। घुटनों पर ले आया था अरब वर्ल्ड, सऊदी अरब जो है, अमेरिका जैसी कंट्रीज को। पूरी दुनिया का बुरा हाल हो गया था। जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस वो स्काई रॉकेट हो गई थी। भारत जैसे कंट्रीज की कमर टूटने वाली थी। जो कच्चा तेल बहुत सस्ता, मान लो $3 का मिलता था, वो कुछ समय में $12 तक हो गया, 4 गुना उसके रेट बढ़ गए। तो दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस फैल रहा था, ग्लोबली बहुत टफ टाइम था अरब इजराइल वॉर की वजह से। यूएस को भी झुकना पड़ा था सऊदी अरब के सामने। ग्लोबल ऑयल शॉक्स का टाइम था, जिसकी वजह से भारत में हाई इन्फ्लेशन हो गया था। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत एक्सट्रीम थी, हम अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियोस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स के अंदर, कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम दयनीय स्थिति थी उस टाइम पर भारत की। 1965 के बाद इंडिया की जो पोजीशन थी, एग्जैक्टली 1962 चाइना वॉर के बाद इंडिया की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होती चली गई। उस परिस्थिति के अंदर भी हमने 1974 के अंदर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और दुनिया को ये बताया कि अगर आप बॉम्ब बना सकते हो तो बॉम्ब तो हम भी बना सकते हैं।
लेकिन हम बनाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग पीसफुली को एग्जिस्ट करें, सारे के सारे मिलजुल कर, मिल बांट कर रहें इस दुनिया के अंदर। तो ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी उस जमाने की। ये कुछ जो स्क्रीनशॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये आपकी बुक से लिए हुए हैं। कई बार क्वेश्चंस इसमें से भी पूछ लिया जाता है सीयूईटी एग्जाम के अंदर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया हैज अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन। हमने इसके बारे में अभी अभी डिस्कस किया है कि इंडिया जो है उसने नॉन प्रोलिफरेशन वाली जो ट्रीटीज हैं, इंडिया हैज अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वर selectively applicable टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स। यानी कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज जो दुनिया के अंदर आई, एनपीटी टाइप जो ट्रीटीज दुनिया के अंदर आई, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो नॉन न्यूक्लियर के अगेंस्ट टारगेटेड थी। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो उनको कुछ नहीं कह रही थी। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे वो जो 5 देश थे, 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज जो हैं, उनको फ्री हैंड मिल रहा था। P5 कंट्रीज को फ्री हैंड मिल रहा था। इंडिया ने इसको कहा कि ये गलत है। इंडिया ने इसको पूरे तरीके से नकार दिया। और इंडिया ने क्या कहा, इंडिया अपोज द इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी इन 1995। इंडिया ने 1995 में भी कहा कि एनपीटी का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, और इंडिया ने इसीलिए सीटीबीटी साइन करने से भी मना कर दिया। सीटीबीटी का क्या मतलब है? सीटीबीटी का मतलब है कि कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर टेस्ट 1995 के बाद नहीं करेगा। लेकिन भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत ने खुद ही ये कह दिया कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। यानी सीटीबीटी साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी एक टेस्ट करने के बाद भारत ने बोल दिया कि अब हम ऐसा कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स इन मई 1998। कितने सीरीज में? 5 टेस्ट किए। अगर सवाल कोई पूछे कि मई 1998 के अंदर कितने टेस्ट किए इंडिया ने, तो 5 टेस्ट किए थे, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। कि हम लोग अगर चाहें तो मिलिट्री पर्पस के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया ने मई 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया। नाराज हुए दुनिया, यूएस बहुत नाराज हुआ, बाकी कंट्रीज बहुत नाराज हुए। आपको मालूम है कुछ दिन के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले। ये दिखाने के लिए कि अरे, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, वो दिखा रहा है कि हमारे पास वेपन है, तो ये देखो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो इंडिया ने एक बात कही कि भाई अगर दिखाना ही था तो 2-4 महीने रुक कर दिखा देते। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन तुम टेस्ट नहीं कर रहे थे, तुम दुनिया को नहीं बता रहे थे। केवल ये दिखाने के चक्कर में कि सिर्फ भारत के पास नहीं है, हमारे पास भी है, तुमने दुनिया के सामने ये बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। सोचो अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट ना करता तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता? नहीं। और तब क्या दुनिया को ये पता चलता कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? नहीं पता चलते। तो हमने एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करके हमने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि 2-3 हफ्तों के अंदर पूरी रिसर्च वर्क स्टार्ट करके नए सिरे से न्यूक्लियर वेपन बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, तभी तो वो एक्सपोज हुआ। तो ये कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी थी इंडिया की। इसीलिए तो इंडिया ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके दुनिया को बता दिया कि देखो हमारे दो दुश्मन हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हम लोगों ने भी रखे हैं और हमारी जरूरत है। और अगर हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ना करते तो पाकिस्तान तो लेकर बैठा हुआ है, हमें तो पता भी ना होता कि हमारे पड़ोस के अंदर न्यूक्लियर वेपन है। तो कितना ज्यादा खतरा हो सकता था भारत के लिए। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। पाकिस्तान सून फॉलोड। इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट। दुनिया भर में इस बात की चर्चा हुई कि दोनों कंट्रीज ने बहुत गलत किया है, न्यूक्लियर टेस्ट इनको नहीं करना चाहिए। और सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए दोनों इंडिया और पाकिस्तान पे।
यानी दोनों के साथ यूएस जैसी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए, ट्रेड बंद कर दिया। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया की डॉक्ट्रिन का क्या पर्पस है? मिनिमम डेटरेंस मतलब कम से कम इतना डर होना चाहिए सामने वाले देश में, हमारे पास इतने वेपन्स होने चाहिए कि हम एक तबाही कर सके दुनिया के किसी भी देश में। मान लो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, हम पे अटैक करता है, तो इतना वेपन मेरे पास है कि मैं पूरे के पूरे रशिया को उसका जवाब दे सकूं, इतना वेपन मैं रखूंगा। तो मिनिमम डेटरेंस मेरे पास होना चाहिए। तो इंडिया ने वो न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो अपने पास रखा है, और साथ में कहा है कि नो फर्स्ट यूज। यानी इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके दो फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं। पहला, मिनिमम डेटरेंस। मिनिमम डेटरेंस का मतलब कि कम से कम इतने वेपन कि दुनिया की कोई भी देश जो है, दुनिया की कोई भी ताकत हम पे फ्रीली अटैक ना कर सके। और दूसरा, नो फर्स्ट यूज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर रशिया किसी दिन हारने लगा तो वो यूक्रेन पे अटैक कर देगा न्यूक्लियर वेपन और लड़ाई को खत्म करके जीत जाएगा। भारत ने नो फर्स्ट यूज कह रखा है। भारत ने कहा कि मान लो इंडिया की श्रीलंका के साथ लड़ाई होती है, या इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई होती है, और भगवान ना करे, पाकिस्तान छोड़ो, इंडिया की मान लो रशिया के साथ ही लड़ाई होती है, और भगवान ना करे कि इंडिया हारने वाली पोजीशन पर आ जाए, हारने वाली पोजीशन पर आ जाए, तो भी इंडिया चाहे रशिया भी क्यों ना हो अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा जब तक कि रशिया यूज नहीं करेगा। भारत हारना पसंद करेगा लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो इसे फंडामेंटली गलत मानता है। ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत ने इंप्लीमेंट कर रखी है। और इसमें एक और चीज है, ये नो फर्स्ट यूज तो है, और नॉन न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री के खिलाफ तो हम यूज भी नहीं करेंगे। सपोज इंडिया और श्रीलंका की लड़ाई होती है और इंडिया हार रहा है, तब भी इंडिया वेपन यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है भारत का। और भारत ने दुनिया को चैलेंज करा कि तुम एनपीटी की बात करते हो, तुम सीटीबीटी की बात करते हो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ये पॉलिसी अडॉप्ट करो। लेकिन वहां पर सारे के सारे कंट्रीज जो है वो चुपचाप से रह गए, वो कर नहीं पाए। तो इसीलिए इंडिया का जो एक रुतबा है दुनिया के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुनिया से मिल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया ने इतनी स्ट्रांग पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखी है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग, जैसे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनमें से किस चीज के काम नहीं आती है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन तो गलत हो गई क्योंकि इसके काम तो आती है। मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके काम भी आ सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा तो कभी नहीं सुना, इस पे डॉट लगाते हैं। मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इसके काम भी आती है, तो इसका मतलब सही जवाब हमारा सी होगा। लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इज नोन एज, जो बहुत ज्यादा वेपन्स लगाए गए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ पावर बोल सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर के सामने वाले के पास पावर है और हम भी पावर जनरेट कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर कह सकते हैं। आर्म्स रेस, हाँ ये भी हो सकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, नहीं ये कोई वर्ड नहीं होता पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इससे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे होगा? दोनों ब्रह्मास्त्र लेकर बैठे हुए, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ज्यादा वर्ड कौन सा आता है? ज्यादा वर्ड आता है आर्म्स रेस, तो यानी कि आर्म्स रेस जो है वो सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, इंडिया अपोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मेनली बिकॉज इट प्रमोटेड न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को क्यों क्यों उसके अगेंस्ट गए? क्यों ये कहा कि ये ट्रीटी सही नहीं है? इसका एक ही कारण है, हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर थी। क्योंकि ये क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर थी। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या ये
डिसआर्मामेंट को एनकरेज कर रही थी? नहीं। क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज को इग्नोर कर रही थी? नहीं। क्या ये प्रोमोट कर रही थी न्यूक्लियर एनर्जी को? बिल्कुल भी नहीं। तो सही जवाब क्या है? सी। इंडिया डिसाइडेड टू परस्यू इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम प्राइमरली ड्यू टू। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों शुरू करा? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। क्योंकि सुपर पावर्स ने कहा था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। परसीव्ड सिक्योरिटी थ्रेट, यस, ये जवाब सही है। परसीव्ड सिक्योरिटी थ्रेट, चाइना के पास ये पावर आ चुकी है, मेरे पड़ोस में है, पहले लड़ाई कर चुका है, बाकी कंट्रीज के पास ब्रह्मास्त्र है, वो जापान के खिलाफ इसको यूज कर चुके हैं। तो मुझे, मेरे पास भी इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई कंट्री मेरे ऊपर टर्म्स डिक्टेट ना कर सके। परसीव्ड न्यूक्लियर थ्रेट, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। ऑयल क्राइसिस भी इसका जवाब नहीं है। नेक्स्ट है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द लीडरशिप ऑफ, ओवरऑल लीडरशिप तो जवाहरलाल नेहरू की थी। विक्रम साराभाई जो थे, ये रिलेटेड हैं किससे? ये रिलेटेड हैं स्पेस प्रोग्राम से। ये स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो इसलिए ये जवाब सही नहीं है। होमी जहांगीर भाभा, ये सही जवाब है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बाद में आए थे, ठीक है, उस टाइम तो बहुत छोटे बच्चे थे। होमी जहांगीर भाभा से और विक्रम साराभाई से बहुत छोटे थे। इसका सही जवाब होगा होमी जहांगीर भाभा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स जवाहरलाल नेहरू पोजीशन ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी? कौन सी स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू की न्यूक्लियर पॉलिसी को डिफाइन करती है? वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फेवर में थे, वेपन्स के अगेंस्ट थे। आइए देखते हैं। सपोर्टेड न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन्स फॉर डिटरेंस, हाँ ये बात सही है। अपोज बोथ न्यूक्लियर एनर्जी एंड वेपन्स, नहीं ये बात गलत है। फेवर्ड न्यूक्लियर एनर्जी बट अपोज्ड न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ ये बात सही है। रिमेन न्यूट्रल ऑन न्यूक्लियर इश्यूज, नहीं ये बात गलत है। इन दोनों में से ज्यादा बढ़िया आंसर कौन सा है? सी आंसर ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो फेवर करते थे न्यूक्लियर एनर्जी को, लेकिन पूरे तरीके से अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वेपन्स के। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस वाले, इस पर्टिकुलर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 8 हमारा। हमारे साथ बने रहिएगा सीयूईटी की तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।